प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर कवि मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कला की समीक्षा करेंगे। इस समीक्षा के उपरांत आप गुप्त जी की काव्य के विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे। साथ ही साथ उनके काव्य में निहित राष्ट्रीय भावना से, उनके काव्य में निहित नारी विषयक दृष्टिकोण से, किसानों के प्रति उनके दृष्टिकोण से, साथ ही साथ युगीन तत्कालीन परिदृश्य से आप अवगत हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त आप गुप्त जी के काव्य में कलापक्षी विशेषताओं से भी अवगत हो सकेंगे। तो चलिए गुप्त जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाओं और उनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान बुंदेलखंड स्थित बंचाय नामक स्थान को भी मानते हैं। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण तथा माताजी का नाम काशीबाई था। इनका मूल नाम मिथिलाधिप नंदिनी शरण गुप्त रखा गया था, जो आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुप्त जी ने रसिक, रसिकेंद्र, मधुप, भारतीय तथा स्वदेश उपनामों से भी अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाईं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके काव्य गुरु थे, जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा को परिमार्जित किया तथा ब्रज भाषा से खड़ी बोली में काव्य लिखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। विद्यार्थियों, गुप्त जी ने लगभग सभी विषयों पर, सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, चाहे वो पद हो, गद्य हो, नाटक हो, रूपक हो, आदि आदि। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अनुवाद कार्य भी किए हैं। तो हम यहाँ गुप्त जी की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। गुप्त जी की पहली रचना हेमंत कन्नौज की एक पत्रिका जिसका नाम था मोहिनी, सन 1905 में प्रकाशित हुआ। इस रचना को पुनः महावीर प्रसाद द्विवेदी ने परिमार्जित करके सरस्वती पत्रिका में स्थान दिया। उसके बाद रंग में भंग इनका प्रथम खंड काव्य 1909 में प्रकाशित हुआ। रंग में भंग पुस्तक रूप में प्रकाशित गुप्त जी की पहली रचना थी। उसके बाद 1910 में जयद्रथ वध, 1912 में पद्य प्रबंध, 1913 में भारत भारती। यहाँ 1912 लिखा हुआ है। दरअसल 1912 रामनवमी के दिन भारत भारती का लेखन प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1913 जन्माष्टमी के दिन इसका लेखन पूर्ण हुआ। भारत भारती गुप्त जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत महाकाव्य है। उसके बाद 1914 में शकुंतला, उसके बाद तिलोत्तमा और चंद्रहास 1916 में, किसान 1917 में, वैतालिक 1919 में, यशोधरा, पंचवटी तथा अनद 1925 में, वनवैभव सैरेंद्री 1928 में, झंकार 1929 में, साकेत 1931 में, मंगलघट 1934 में, द्वापर 1936 में, नहुस 1940 में, काबा और करबला 1942 में, अंजलि, अर्घ, विष्णुप्रिया 1957 में प्रकाशित हुई। इस प्रकार हम उनकी रचनाओं को देखें तो इन रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहली राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं, फिर दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित रचनाएं, तीसरी आख्यानिक घटनाओं पर आधारित रचनाएं और चौथा समकालीन परिदृश्य पर आधारित रचनाएं। विद्यार्थियों, गुप्त जी का जन्म भारतेंदु युग में हुआ और यह समय पुनर्जागरण का समय था, जहां साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयास चल रहे थे। और इस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्य मनीषियों ने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। गुप्त जी को
महावीर प्रसाद द्विवेदी का सानिध्य प्राप्त हुआ और ये गुप्त जी के काव्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं के मार्गदर्शन से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचना की भाषा बनाई। इससे पूर्व वे ब्रज भाषा में साहित्य लेखन किया करते थे। गुप्त जी ने एक लंबा समय साहित्य की सेवा में लगा दिया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, जिनका प्रभाव हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो आइए हम गुप्त जी की रचनाओं में उनकी काव्यगत प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और उनके भाव पक्ष, कला पक्ष को जानने समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, भारतेंदु योगीन जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं तथा द्विवेदी युग में जो परिस्थितियां बनी, उन दोनों स्थितियों में काफ़ी अंतर था। अब यह अंतर स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था। तत्कालीन समय में अत्याचार की सीमाएं लांघ चुका था। ऐसी परिस्थितियों में द्विवेदी युगीन जितने भी कवि थे, साहित्यकार थे, उन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझा और अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं को स्थान दिया। गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय जन जागरण करने का प्रयास किया। गुप्त जी की रचना भारत भारती राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक ऐसी ही रचना थी। एक समय में भारत भारती के पद भारतवासियों को कंठस्थ थे तथा जिसे गाते गाते ये स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कूद जाया करते थे। इसका प्रभाव इतना बड़ा कि तत्कालीन सरकार ने इस रचना पर प्रतिबंध लगाया और गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा। यह रचना हाल ही रचित मद्दो-जज़े इस्लाम से प्रेरित थी। इस रचना में गुप्त जी ने चारों वर्णों का समर्थन करते हुए वर्तमान व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इस पे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि शूद्रों उठो तुम भी, भारत भूमि डूबी जा रही है, योगियों का भी अगम जो व्रत तुम्हारा है नहीं, जो मातृ सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना, कोई बड़ा नहीं बनता लघु और नम्र हुए बिना। इस तरह भारत भारती की रचना के समय यह समझ बनी कि देश में राष्ट्रीय चेतना को वापस लाने के लिए जाति मूलक सुधार कर पुनः अपने राष्ट्रीय गौरव को पाया जा सकता है। भारत भारती अपने समय में इतनी लोकप्रिय हुई कि इनकी पंक्तियां आम जनमानस में उत्साह का संचार कर दिया करती थी, युवाओं में जोश भर दिया करती थीं। इन पंक्तियों के आह्वान मात्र से ही लाखों युवा आज़ादी के आंदोलन में सहर्ष कूद पड़ते थे। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम के सुख शांतिमय उद्देश्य के। ये पंक्तियां भारत भारती से ली गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना थी वो कितनी सबल और मजबूत थी। दूसरा भाव जो गुप्त जी की रचनाओं में हमें दिखाई देता है वह है कृषक जीवन का चित्रण। एक और काश्तकारी व्यवस्था, दूसरी ओर प्रकृति की मांग। इन दो पार्टों के बीच पिसता हुआ किसान हमेशा से ही तिरस्कृत रहा है। गुप्त जी ने इन किसानों की व्यथा, उनके दर्द, उनकी समस्याओं को अपने खंड काव्य में स्थान दिया है और कई रचनाओं में भी जगह जगह किसानों की समस्याओं को अपने काव्य की विषय वस्तु बनाया है। भारत भारती में ही किसानों की दशा का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि अब पूर्व की सी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति, पर क्या इसी से अब हमारी
घट रही संपत्ति है। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो देश फिर से संपन्न हो, क्रंदन रुके आनंद हो। किसानों की हार न मानने वाली कर्मठता और परिश्रम देखकर गुप्त जी लिखते हैं कि बरसा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल रहा है, चल रहा सनसन पवन, तन से पसीना बह रहा। देखो कृषक शोषित सुखाकर हल, तथापि चला रहे, किस लोभ में इस अर्ची में ये निज शरीर जला रहे। अपने खंड काव्य किसान में गुप्त जी ने कृषक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों, बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक और सौधि में होने वाले प्रत्येक उतार चढ़ाव को गुप्त जी ने बड़ी मार्मिकता से अपनी लेखनी दी है। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय को साहित्य पटल पर रखने के कारण महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। अगली जो प्रवृत्ति हमें गुप्त जी की रचनाओं में दिखाई पड़ती है वह है नारी जीवन के प्रति सहानुभूति विषयक दृष्टिकोण। गुप्त जी की रचनाओं में समानतः नारी एक विशेष वर्ग से आती है, जिनके पति किसी उद्देश्य से उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इस कारण ये नारियां उपेक्षित पात्र हैं। तो गुप्त जी इन नारियों के जीवन का, इन नारियों के विरह का मानवीय चित्रण करके इनकी स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते हैं। पुरुष स्वतंत्रता की भावना ने नारी स्वतंत्रता की भावना पर भी बल दिया। नारी भी पुरुष के समकक्ष आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है, इस भावना को भी बल मिला। नारी के बारे में इसी बदली हुई भावना ने भी मैथिली शरण गुप्त के विचारों पर गहरा प्रभाव डाला। साकेत की उर्मिला, यशोधरा, हिडिंबा जैसे उनके काव्य ग्रंथ उनकी नारी भावना के विस्तार को व्याख्यायित करते हैं। गुप्त जी ने साकेत में उर्मिला के चरित्र को एक स्वाभिमानी वीरांगना के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, जो सैनिकों को मातृभूमि के प्रति मर मिटने का हौसला प्रदान करती है। साकेत के एक प्रसंग में उर्मिला कहती है कि विंध हिमाचल भाल भरा झुक जाए धीरों, विंध हिमाचल भाल भला झुक जाए धीरों, चंद्र सूर्य कुल कीर्ति कला रुक जाए न वीरों। साकेत में यदि केंद्रीय चरित्र उर्मिला और उसकी विरह वेदना का चित्रण हुआ है, तो यशोधरा में गुप्त जी ने बुद्ध, यशोधरा और राहुल की कथा को आधार बनाकर यशोधरा को पुनः जीवन किया है। सत्य की खोज में गौतम बुद्ध एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अचानक घर से निकल गए। इस घटना से व्यथित होकर गुप्त जी की यशोधरा कहती हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यवहार। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अंतिम पंक्ति में जो बात कही गई है वह वही महिला कह सकती है जो जागरूक हो, जो सिद्धि का महत्व समझती हो, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व समझती हो, जो पुरुष के साथ या पुरुष के समकक्ष कंधे से कंधा मिलाकर सारे बोझ वहन करने का दायित्व समझती हो। यशोधरा में जब जब यशोधरा और गौतम बुद्ध के बीच वार्तालाप होता है, संवाद होता है, तब तब हमें यशोधरा के परिपक्व व्यक्तित्व का पता चलता है। इस प्रकार गुप्त जी के नारी पात्र न केवल यशोधरा न ही उर्मिला, बल्कि मंथरा, केकई आदि नारी पात्रों का युगानुकूल चित्रण गुप्त जी ने किया है। तो नारी भावना के अंतर्गत गुप्त जी ने नारी के विविध पक्षों का
और नारी के जीवन में आने वाले विभिन्न उतार चढ़ावों का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। द्विवेदी युग में मानवतावादी आदर्शों की पूर्ण स्थापना हुई है। गुप्त जी की रचनाओं में भी मानवतावादी दृष्टिकोण का पूर्ण विस्तार हुआ है। द्विवेदी युग की पूर्व की रचनाओं को यदि हम देखें तो यह पाते हैं कि नायक या तो ईश्वर का अवतार होता था या कोई राजा या कोई योद्धा। इनका चरित्र चित्रण करना ही काव्य की विषय वस्तु हुआ करता था और उसके बाद नायिका के नक्शिक सौंदर्य का चित्रण करना काव्य की दूसरी विषय वस्तु हुआ करता था। लेकिन द्विवेदी युग में एक सामान्य मानव को भी नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। मजदूर, किसान, दीन दुखी जनता के प्रति जो सहानुभूति थी उसने कवियों के मन को उद्वेलित किया तथा कवियों ने अपने शब्दों के माध्यम से उनकी पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। गुप्त जी के साकेत में राम का जो अवतार है वह भी पीड़ित जन से दुख दर्द मिटाने के लिए अवतरित हुआ है। इनका संकेत गुप्त जी अपनी पंक्तियों में देते हैं कि मैं आया उनके हेतु जो तपित हैं, जो विवश विकल बलहीन दिन शापित हैं। मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए तत्कालीन कवियों ने इनकी पीड़ा को अपनी रचनाओं में स्थान देकर उनके प्रति सहानुभूति और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया। शिक्षा विहीन नारियों के प्रति भी उनका ध्यान गया और उनकी दुर्दशा को उन्होंने अपने शब्दों में स्थान दिया। इस प्रकार काव्य में जनसाधारण की भावनाओं को पर्याप्त स्थान मिला। गुप्त जी की रचनाएं आदर्शवादिता और नीतिपरकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। उनकी रचनाओं में नैतिकता का प्राधान्य है और एक कवि का आदर्श भी यही होना चाहिए। वे कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कवियों ने इतिहास, पुराण आदि से लिए कथा प्रसंगों के आधार पर या फिर कल्पनाजन्य कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों की स्थापना की है, जिसमें सत्य की असत्य पर विजय दिखाई गई है, जिसमें स्वार्थ, त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, उच्च आदर्श आदि सकारात्मक भावों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। गुप्त जी की रचनाओं में एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है और ये कि वे भारतीय परंपरा और संस्कृति के सच्चे समर्थक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे भारतीय मर्यादा, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति और परंपरा, भारतीय ज्ञान, कला और कौशल के सच्चे समर्थक के रूप में इन सभी विषय वस्तुओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। भारत भारती में वे लिखते हैं कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, व्यापार की, व्यवहार की और विज्ञान की। वे भारत को कई कवियों की तरह, हमारी तरह विश्व गुरु मानते थे। गुप्त जी ने संस्कृति, परंपरा के साथ साथ साहित्यिक तथा राजनीतिक दायित्वों का भी कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन उसकी पूर्ति उन्होंने गांधी जी के माध्यम से की। गुप्त जी ने अनेक राजनीतिक आंदोलनों को अपने काव्य का विषय बनाया। स्वदेश संगीत में सत्याग्रह, स्वराज की अभिलाषा, गांधी गीत, ओवर डोली, जय बोल, विचित्र संग्राम, भारत का झंडा आदि रचनाएं तत्कालीन आंदोलनों का समर्थन थी। सक्रिय राजनीति में न होने के बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, जहां उन्होंने जय भारत, अजीत जैसे गीत लिखे। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण भौतिकतावादी नहीं था, बल्कि मानवतावादी था।
उनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी न होकर गांधीवाद से या गांधी दर्शन से अनुप्रमाणित सर्वोदयवादी था। गुप्त जी की रचनाओं का भाव पक्ष जितना सबल और प्रभावी है, उतना ही उनका कला पक्ष विशिष्ट और विशद है। भाव पक्ष काव्य की या किसी रचना की आत्मा होती है तथा कला पक्ष उसका शरीर। आइए हम कुछ बिंदुओं के आधार पर गुप्त जी की रचनाओं की कला पक्षी विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में प्रतीक योजना का पर्याप्त विधान किया है। जिस प्रकार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है, उसी प्रकार वस्तु की अभिव्यक्ति का माध्यम प्रतीक होते हैं। समय समय पर हिंदी साहित्य में भाषा शैली में परिवर्तन होते रहे हैं, परंतु उन शैलियों में परंपरा और संस्कृति का प्रभाव अवश्य पड़ा है। गुप्त जी की रचनाओं में भी ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में छायावादी काव्य में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों का, जैसे शूल, फूल, दीपक, पतंग आदि का प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखिए कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। इस प्रकार उनकी रचनाएं प्रतीकों के प्रयोग से भरपूर दिखाई पड़ती है। प्रतीकों के प्रयोग से उनकी जो भाव अभिव्यक्ति है वह अधिक सबल और सशक्त हो गई है। मूलतः गुप्त जी का जो प्रतीक विधान है वह छायावादी काव्य से ही प्रभावित है। गुप्त जी की रचनाओं में बिंब विधान का भी विशिष्ट प्रयोग हुआ है। काव्य में बिंब का माध्यम है शब्द अर्थ। वैसे तो प्रत्येक सार्थक शब्द में कोई न कोई बिंब अवश्य निहित रहता है, परंतु एक बिंब का एक अर्थ होता है। बिंब भी कई प्रकार के माने गए हैं, दृश्य, स्पर्श, घ्रातव्य, दृश्य आदि। तो गुप्त जी की रचनाओं का अध्ययन करने से ये पता चलता है कि इन्हें प्राकृत बिंब अपेक्षाकृत अधिक प्रिय है। बिंब निर्माण में मन की कोमल भावना का संस्पर्श होना अति आवश्यक है। साकेत नगरी का एक उदाहरण देखिए कि जीवन मरण समान भाव से जूझ जूझ कर ठहरे पिछले पहर स्वयं थे समझ बूझ कर, पूरी पार्श्व में पड़ी हुई थी सरयू ऐसी, स्वयं उसी के तीर हंस माला थी जैसी। इन पंक्तियों में निस्तब्ध वातावरण की मूर्तिमान सजीवता देखने योग्य है। भावबिंब का एक उदाहरण देखिए कि अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार हम गुप्त जी की रचनाओं में जब बिंबों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनके बिंब छायावादी कवियों से अवश्य प्रभावित हैं और उनके बिंबों में यद्यपि छायावादी सूक्ष्म कल्पना, विराट कला कौशल का अभाव अवश्य है, परंतु अनुभूति पक्ष से उनके बिंब नितांत शून्य नहीं है। इसलिए गुप्त जी की बिंब योजना प्रशंसनीय है। गुप्त जी की रचना में जब हम अलंकारों का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि गुप्त जिस युग के कवि थे उस युग में अलंकारों का सयास प्रयोग निषेध माना जाता था। उनकी मान्यता थी कि अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। अलंकारों के प्रयोग से चमत्कार में वृद्धि होती है, भावानुभूति में नहीं। क्योंकि इस युग में भाषा अपनी स्थिरता को प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी और स्वयं गुप्त जी भी भाषा में स्थिरता लाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए उनके पूर्ववर्ती काव्यों में, पूर्ववर्ती रचनाओं में नवीन अलंकारों का जो प्रयोग है वो विरला ही दिखाई पड़ता है। हाँ, उनके बाद के जितनी भी रचनाएं हैं उसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग अवश्य हुआ है। रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखिए कि मन पुजारी और तन
इस दुखनी का थाल, भेंट प्रिय की हेतु उसमें एक तू ही लाल। इसमें अलंकारों का जो प्रमुख आधार है वह है साम्यता। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए कि भ्रांत सी सखी के साथ तीर आ गई, शांत वायुमंडल में मानो क्रांति छा गई। अतः साहित्य की अप्रस्तुत योजना के मूल में अधिकांशतः किसी न किसी प्रकार की साम्यता अवश्य रहती है। उपमा अलंकार का एक उदाहरण देखिए कि दीप्त सी थी दीप शिखा अंचल की ओट में, कीमा बदली के बीच चंद्रकला कोमला। इन पंक्तियों में नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है। यमक अलंकार का उदाहरण देखिए कि डोलता सा बोलता सा एक एक वर्ण है, वर्ण पीतता में भी सुवर्ण ही सुवर्ण है। संदेह अलंकार का उदाहरण देखिए कि तो क्यों मुझे वह देख सहसा चली गई, आह मैं छला गया या वह छली गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग नवीन शैलियों में किया है और पुरानी परिपाटी को नवीन रूप दिया है। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। द्विवेदी युग में द्विवेदी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विषयानुसार छंदों के प्रयोग के निर्देश दिए। आचार्य शुक्ल ने छंद और संगीत का समर्थन किया है। उनके अनुसार नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। छंद रचना के क्षेत्र में विशेष रूप से सफल हुए हैं। उन्होंने नवीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत वृत्तों का, उर्दू छंदों का, मात्रिक तथा वाणिक छंदों का प्रयोग बहुतायत रूप में किया है। खड़ी बोली के लिए उन्होंने गीतिका तथा हरिगीतिका छंद में विशेष सफलता अर्जित की है। भारत भारती तथा जयद्रथ वध इसी छंद में लिखी गई है। यशोधरा नामक रचना में गुप्त जी ने रोला छंद का भी प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखिए कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यघात। यह रोला छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिससे कविता में सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। यह कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है। भारत भारती में विनय शीर्षक की जो कविता है वह उर्दू की गजल है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंद्रवजह, उपेंद्र वजह, मदाक्रांता, वंशस्थ आदि वृत्तों का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। साकेत में इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग अवश्य किया, फिर भी छंदों में संगीतात्मकता बनाए रखने के लिए उन्होंने यति, गति और अनुप्रास का विशेष ध्यान रखा। जहाँ तक गुप्त जी की रचनाओं में रस तत्व की बात है, हमें उनकी रचनाओं में सभी रसों का समावेश दिखाई पड़ता है। फिर भी करुण, शांत, श्रृंगार और वीर रस का प्रयोग उन्होंने प्रबलतम रूप में किया है। बाकी शेष रसों का चित्रण साधारण रूप से हुआ है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण देखिए कि हो चुका श्रृंगार जब पूरा यथोचित रीति से, ले चली वर के निकट सखियां उसे तब प्रीति से। गुप्त जी की रंग में भंग, भारत भारती जैसी रचनाओं में वीर रस का आस्वादन स्वाभाविक रूप से होता है। रंग में भंग का एक उदाहरण देखिए कि वीर कुंभ, विचार ऊंचे हैं तुम्हारे सर्वथा, किंतु दोषारोष अब मुझ पर तुम्हारा है वृथा। वीर बूंदी के स्वयं मौजूद हो जब तुम यहाँ, तो कहो प्राण पालन झुंड रहा मेरा कहा। वैसे गुप्त जी की रचनाओं में करुण रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है, और खासकर उन रचनाओं में जो नारी केंद्रित हैं। हम यहाँ जयद्रथ वध का एक उदाहरण लेते हैं। मैं हूँ जिसको किया था विधि विहित अर्धांगिनी, भूलो ना मुझको नाथ, हो अनुचरी चिर संगनी, जो अंग रांगांकित रुचिर सित, सेज पर थी सोहती,
शोभा अपार निहार जिसकी, मैं मुदित हो मोहती। यहाँ अभिमन्यु का शव आलम्बन तथा उत्तरा आशय है। पति की सुंदरता, प्रेम, स्मरण, ये सब उद्दीपन का कार्य करते हैं। इन सब से परिपुष्ट होकर शोक स्थायी भाव करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। रौद्र रस का एक उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। विभत्स का एक उदाहरण देखिए, जहाँ राम लक्ष्मण और शूर्पणखा के मध्य संवाद का दृश्य है। जहाँ लाल साड़ी भी तनु में बना चर्म का चीर, वहाँ कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो आंतों के जाल, फूलों की वरमाला भी हुई मुंड माला विशाल। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी की रचनाओं में रस योजना के साथ साथ संवाद योजना की उत्कृष्टता भी उनकी काव्य कला को उत्कृष्ट बनाती है। जहाँ तक गुप्त जी की रचनाओं में भाषा शैली की बात है, प्रारंभिक दिनों में उन्होंने ब्रज भाषा को अपने काव्य की भाषा बनाया। द्विवेदी जी के सानिध्य मिलने के पश्चात उन्होंने खड़ी बोली भाषा को अपने काव्य की भाषा बनाया तथा अपने काव्य में तत्सम प्रवाहमयी शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने बहुलता के साथ किया। इस प्रकार गुप्त जी ने खड़ी बोली भाषा को सुसंगठित और परिमार्जित रूप देकर उसे आम जनमानस की भाषा बनाया। आशा है गुप्त जी पर आधारित उनकी संक्षिप्त काव्यात्मक समीक्षा आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके अतिरिक्त साकेत पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह वीडियो रूप में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का यथासंभव प्रयास करूंगा। धन्यवाद।